जय हिंद दोस्तों। आपका अपना सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड जो आपका सेट पेपर जारी किया है मॉडल का, उसमें मैं आपको कक्षा 9 जो कि सामाजिक विज्ञान का है, आपको मिलने वाला जो समय है 1 घंटा 30 मिनट, उसका फुल मार्क्स जो आपका 40 का होगा, उसका सेट पेपर 1 मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा, इसको मैं आज बताऊंगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि मेरा जितना भी आने वाला वीडियो होगा वे आप तक पहुंच सके और आपके पढ़ाई में फुल रूप से आपको मदद मिले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे। तो देखिए, मैं इसमें आपको बताऊँगा कि इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका पहला क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। यानी कि इसमें पूछा गया है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो इसमें वाटरलू का युद्ध में उसका हार हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क। आप इसमें क का टिक कर लेंगे, सही आंसर जो कि वाटरलू है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में कितने वर्गों में विभक्त था। यानी कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जो था कितने वर्ग में बांटा गया था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 3 वर्गों में बांटा गया था। आप इसमें ख को टिक कर लेंगे, 3 वर्गों में। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि चर्च में जो विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उसे पादरी वर्ग कहा जाता है। इसमें आप ग यानी कि पादरी वर्ग को टिक कर लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। यानी कि जो फ्रांस का संविधान था वो किस वर्ष बना था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 1791 ईस्वी। इसमें आप ग को टिक कर लेंगे, जो कि फ्रांस का समाज वहाँ का संविधान था वो 1791 ईस्वी में बना था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 1791 ईस्वी। आप इसमें टिक कर लेंगे। अगर आपके पास मॉडल सेट पेपर उपलब्ध है तो आप टिक कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे कॉपी में लिख लेंगे और आप इसका तैयारी करें। आपका ये सारा जो क्वेश्चन पूछा गया है जैक बोर्ड जो मॉडल सेट में है, ये सारा उम्मीद है कि आ सकता है। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आएगा, बाकी आ सकता है, यानी कि इसमें से क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो आप इसका लिख करके तैयारी करें। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि फ्रांस में 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी के जो मध्य काल था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क, यानी कि इसमें आप क को टिक करेंगे। जो आपका लिखा हुआ है क, आतंक का राज, इसमें आप आतंक का राज को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। यानी कि 1917 से पहले रूस पर किसका शासन था। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये आ सकता है। तो आप इसका एकदम पूरा अच्छे से तैयारी कर लेंगे। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि जार निकोलस। 1917 से पूर्व रूस पर जार निकोलस का शासन था। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ख, आप ख को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूस संसद क्या नाम था। रूस संसद का क्या नाम था, यानी कि रूस का जो संसद था उसका क्या नाम था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ड्यूमा, यानी कि रूस का जो संसद था उसका ड्यूमा नाम था। इसमें आप ऑप्शन घ को टिक कर लेंगे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी कि ड्यूमा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। यानी कि बोल्शेविक एक पार्टी था जिसका नेता कौन था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क, यानी कि लेनिन। वहाँ बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। लेनिन को आप टिक कर लेंगे, इसका आपका सही आंसर क हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। रूसी क्रांतिकारी जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना,
सेकेंड है कि जमीन किसानों को देना, तो ये दोनों एकदम बिल्कुल सही है, जो कि दोनों कार्य उसमें था, उद्देश्य उसका मुख्य उद्देश्य दोनों था। आपका थर्ड है कि कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, ये भी सही है। आपका फोर है कि गैर रूसी जातियों को समानता का दर्ज देना, यानी कि इसमें आपका चारों सही है। तो आप इसमें चारों सही है, तो देखिए चारों सही वाला कौन सा ऑप्शन है। क में है फर्स्ट और सेकंड, ये तो गलत है। ख में है सेकंड और थर्ड, ये भी गलत है। ग में है थर्ड और फोर, ये भी गलत है। इसमें सही है, इसलिए इसका आप घ को टिक करेंगे, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसमें घ को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 9 जनवरी 1905 के दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 9 जनवरी 1905। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व का क्षेत्रफल के कुल कितना है प्रतिशत है, यानी कि कितना प्रतिशत है। तो इसमें आपको देखिए प्रतिशत बताना है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 2.4%। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जब मैंने क्लास में पढ़ा रहा था कोचिंग क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि 2.4% होता है। तो इसमें आप ख को टिक कर लेंगे 2.4%, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सही हो जाएगा ख, 2.4%। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, सारा क्वेश्चन मैं बताया हूँ जो उसी में से सारा है। लेकिन देखिए इसका आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि भारत का जो याम्योत्तर मानक रेखा है उस कितना है, तो 82.30 अंश पूर्व देशांतर, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया था, तो इसका आपका सही आंसर टिक कर लेंगे आप उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा से नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी गुजरती है किस किस से, तो ऑप्शन के अनुसार मैं बताऊंगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये तीनों से गुजरती है, जबकि उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी कि कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, इसका आपका सही आंसर घ, आप इसमें घ को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। ये तो सभी को पता होता है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ग, यानी कि नेपाल। ये जो माउंट एवरेस्ट शिखर है वो नेपाल में स्थित है। इसमें आप 14 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ग टिक कर लेंगे, नेपाल। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। तो मैं इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ। आपका ऑप्शन है क द्वीप, ऑप्शन ख है तट, ऑप्शन ग प्रायद्वीप, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ग ऑप्शन प्रायद्वीप है, तो प्रायद्वीप स्थलीय भाग ऐसा है जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसमें आप ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे, प्रायद्वीप। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि खादर, खादर नाम से जाना जाता है। आप इसमें ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे, खादर। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि कोंकण, यानी कि कोंकण नाम से जाना जाता है। आप इसमें ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे, कोंकण। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, यानी कि किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, यानी कि कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क, यानी कि 18 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा क। आप इसमें लक्षद्वीप को टिक कर लेंगे, लक्षद्वीप। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह
यानी कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क, यानी कि अमेजन नदी का है। तो आप इसमें क को टिक कर लेंगे, अमेजन। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका मैंने आपको आंसर बताया था, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क, यानी कि गंगा नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। 20 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा क, यानी कि गंगा। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि लमपुर, यानी कि लमपुर लिखा हुआ है यहाँ पे गलत है, जो कि आपका होगा पालमपुर। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 75%। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने बताया था, खरीफ फसल, रबी फसल सबका अवधि भी बताया था। तो इसमें मैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 जो पूछा हुआ है, खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क, यानी कि जून से अक्टूबर। आप इसमें ऑप्शन क को टिक कर लेंगे, जून से अक्टूबर। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि हरित क्रांति हरित क्रांति का संबंध है, यानी कि जो हरित क्रांति है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क है कि खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, मत्स्य के उत्पादन से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सही हो जाएगा क। आप इसमें क को टिक कर लेंगे, खदान का उत्पादन से, यानी कि खदान का जो उत्पादन होता है उसी से इसका सही आंसर ऑप्शन क। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, यानी कि 24 है कि निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? इसमें से कौन ऐसा है जो कि कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि नगद, पैसा तथा कच्चा माल। आप इसमें ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? यानी कि इसमें आपको बताना है कि गैर कृषि क्रिया। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी कि घ जो है, घ नहीं, जबकि इसमें ग लिखा हुआ है, गलती से ग लिख दिया है, यही सही है, जो कि आप इसमें टिक कर लेंगे ऑप्शन घ को, यानी कि खाद 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 एवं बीज की बिक्री, यानी कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा घ, खाद एवं बीज की बिक्री, जो कि आपका गैर कृषि क्रिया है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो आपका नीचे कथन दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी कि ध्यान से पढ़ना है। कथन फर्स्ट दिया हुआ है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। ठीक है। आपका कथन 2 है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। अब देखिए, इसमें आपको 2 ठे कथन दे दिया गया है और ऑप्शन पूछा गया है 4 ठे। इसमें चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन का है कि केवल कथन एक सही है, यानी कि जो आपका कथन एक है केवल वही सही है, इसमें बोल रहा है, यानी कि केवल कथन एक सही है। अब ऑप्शन ख है कि केवल कथन 2 सही है, यानी कि केवल कथन 2 सही है, यानी कि जो कथन 2 दिया हुआ है कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है, यही सही है बोल रहा है। ऑप्शन ग है कि ऑप्शन फर्स्ट एवं नहीं, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन ग में बोल रहा है कि कथन जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन घ है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों गलत है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर आप टिक कर लेंगे ग, यानी कि ग जो है, ग लिखा हुआ है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसमें जो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिया हुआ है दोनों सही है। तो आप इसमें ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो आप इसमें ऑप्शन क को टिक कर लेंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा क, शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन
बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। आपका क है, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। ऑप्शन ख है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छुक व्यक्ति को बेरोजगार नहीं मिलता। ग है, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। देखिए आगे फिर है कि ऑप्शन घ है कि ऑप्शन घ, बल्कि इसमें घ के जगह पर ग लिख दिया है, तो ऑप्शन घ है, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ख। जो ख दिया हुआ है वो आपका सही आंसर है। जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। आप इसमें ऑप्शन ख को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, यानी कि 29 है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें नामांकन के लिए कौन सा कार्य चलाए गए हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि आप इसमें ग को टिक कर लेंगे। ग में लिखा हुआ है कि क एवं ख दोनों, तो इसमें आप क एवं ख दोनों को टिक कर लेंगे। इसमें आपका जबकि ऑप्शन क एवं ख दोनों दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन क है कि सेतु पाठ्यक्रम, ये भी चलाए गए हैं। ऑप्शन ख है कि स्कूल लौटो शिविर, ये भी चलाए गए हैं। तो इसमें क एवं ख दोनों सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी कि पूछा हुआ है कि मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। जो मौसमी बेरोजगारी है उससे क्या तात्पर्य है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सही हो जाएगा ग, यानी कि आप इसमें ग को टिक कर लेंगे। जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए इसमें लोकतंत्र बोला हुआ है, लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र बोला हुआ है, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है लोगों का शासन। आप इसमें टिक कर लेंगे ऑप्शन ग, लोगों का शासन। आपका क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। इसमें से लोकतंत्र की विशेषता नहीं है उसको बताना है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी कि एक ही राजनीतिक दल का शासन। आप इसमें ऑप्शन नंबर ख को टिक कर लेंगे, एक ही राजनीतिक दल का शासन। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि इनमें से कौन से कथन गलत है, यानी कि जो गलत कथन दिया हुआ है उसको बताना है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, आप इसको पढ़ लेंगे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, यानी कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। आप इसमें ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे, ऑप्शन ग। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा तर्क है जो कि लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। यानी कि जो 4 ठे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक ठे सही है, यानी कि कौन सा सही है इसको बताना है। तो आपको इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ता है, यानी कि जो लोकतंत्र के नागरिक होते हैं उनका सम्मान नहीं बढ़ता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा घ, आप टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, आप क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सही हो जाएगा घ, यानी कि 1999 में किया था। आप इसमें 1999 को टिक कर लेंगे, ऑप्शन घ। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। दक्षिण अफ्रीका जो था कब स्वतंत्र हुआ, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी कि 1994। आप इसमें सही ऑप्शन घ को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित है, यानी कि जो रंग भेद की नीति है इनमें से किस देश में प्रचलित है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में
प्रचलित है। आप इसमें ख को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि जो भारतीय संविधान सभा था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपका 38 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ग, यानी कि 299 थी। तो आप इसमें ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता, यानी कि जो लोकतांत्रिक संविधान होता है इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी कि शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता इसमें। तो आप इसमें शासन प्रमुख का नाम टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है जो कि जैक बोर्ड से, जो आपका जैक बोर्ड द्वारा दिया गया मॉडल सेट पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उसमें सेट 1 का आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसका तैयारी कर लेंगे अच्छे से। तो जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया जो कि आपके इस बार का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप सारा लिख करके तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला मेरा जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो आप तक पहुँच सके और आपके पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ऐसे ये सारा क्वेश्चन मैं सारा सॉल्यूशन इसका आपको क्लास में भी बताया था। तो आज इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जो कि आपका सेट 2 का होगा, SST सेट 2 यानी कि सामाजिक विज्ञान सेट 2 का होगा। थैंक यू।